दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। जब से मिली हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। अदाए तेरी कर गई मुझको दीवाना, दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम कक्षा 12 दिगंत यानी दिगंत भाग 2 जो बुक है उसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत, जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। सबसे पहले जानते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। आप सभी को जैसा कि पता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को, और उसका निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1900 कितना को 14 को। और उनका निवास स्थान जो था वह कहां पे था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में था। उनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद। उनकी माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी, जबकि उनके पिता जो थे वह क्या थे? एक व्यापारी थे। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए, जिनमें से हम आज आपको बताते हैं प्रहसन के बारे में। प्रहसन उन्होंने कौन कौन? प्रहसन का मतलब क्या होता है? तो प्रहसन का मतलब होता है जो आपको हंसी खुशी देने का काम करे, जो जैसे चुटकुला हो गया, नाटक हो गया, यही सब प्रहसन होते हैं। प्रहसन था जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन, ये सारी उनकी क्या थी? प्रहसन थी। और बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के कवि थे, नहीं। और बातचीत उनके द्वारा लिखित एक क्या है? निबंध है। पूछेगा कि बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पूछा जाएगा कि बातचीत किस प्रकार की विधा या संदर्भ है, तो आप क्या जवाब देंगे? वह जो एक प्रकार की कौन चीज है? निबंध है। तो पढ़ना शुरू करते। आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे, या आप अपने बुक को खोलकर देखिए बातचीत के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है आपकी किताब का फर्स्ट लाइन, जो स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। देखिए कितना अच्छा लाइन है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। स्वीकार का मतलब क्या? सभी मानेंगे। क्या मानेंगे? कि अनेक प्रकार की शक्तियां मनुष्य के पास क्या है? बहुत तरह की शक्तियां हैं। तो अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। फिर से सुन लीजिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको अच्छा से मान लेगा कि हमारे ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्ति दी है। क्या हम लोग की अनेक प्रकार की शक्ति दी है कि नहीं? देखने का, सुनने का, चखने का, दौड़ने का, नहीं। उसके बाद बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है ईश्वर ने। लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, या उनमें से जो एक है, उनका नाम है वाक शक्ति। वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है? आपको सबको पता होगा। वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की कला या भाषण देने की कला। देखो, जिन लोगों की आवाज में जितना ज्यादा मिठास होगा, उतना ही ज्यादा लोग उनकी बातों को सुनना चाहेंगे। लेकिन केवल मिठास नहीं होना चाहिए, उनके पास कुछ गुण भी होना चाहिए। जब आपके पास गुण रहेंगे, आपके पास मिठास होगी, तो सभी लोग आपसे, जिस तरीके से आप देखते हो कि फूलों के कली के ऊपर भंवरे मंडराने लगते, उसी लोग आपके आगे पीछे मंडराने लगेंगे। तो ईश्वर ने तो आपको बहुत शक्तियां दी है, लेकिन उनमें से जो एक मनुष्य को शक्ति दी है वो वाक शक्ति। क्या बोलने की शक्ति, भाषण देने की शक्ति क्या मनुष्य को छोड़कर किसी और भी जीव में है? चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन क्या भाषा है उनके पास? क्या अपनी अंदर की बातों को क्या दूसरे को बोलकर बता सकते हैं क्या? तो आपको अगर क्वेश्चन डाला जाता है कि मनुष्य के अनेकों शक्तियों में से सबसे जो बेहतरीन शक्ति जो है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भगवान ने हमें प्रदान किया है, वो कौन सी है? तो क्या बोलेगा आप लोग? वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति या भाषण की कला। अच्छा सोचिए, यदि मनुष्य की और इंद्रियां, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन है? आंख, कान, नाक, जीभ। तो अच्छा, सबका अपना अपना काम है।
तो यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, मतलब समझे, मनुष्य की बहुत सारी इंद्रियां हैं और सभी इंद्रियां अविकल माने अपना काम करती रहती है, और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, और बोलने की शक्ति या भाषण देने की शक्ति अगर मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। गूंगी सृष्टि समझ रहे ना, जैसे आपके पास आवाज नहीं होता तो हम लोग तो गूंगा बने रहते, एकदम गूंगा है, चुप्पे जा रहे हैं, न कुछ बोलना है न कुछ कहना है, एकदम भोले बाबा हो गए हैं, आएगा कोई चढ़ा देगा कुछ, लेकिन आप बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। जरा गौर कीजिए, अगर मनुष्य में सारी शक्तियां होती और वाक शक्ति अगर नहीं होती, नहीं, एक क्वेश्चन भी दिया है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? आप ही गौर कीजिए, अपने दिल की बातों बताइए। अगर आपके पास बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या क्या होता? तो सबसे पहले हम अपने अंदर की भावना को दूसरे के सामने नहीं व्यक्त कर पाते, और न हम दूसरी की भावना को समझ पाते। आप सुख और दुख को व्यक्त नहीं कर पाते। आपको किसी भी चीज की जरूरत होती तो आप कैसे बोलते? कोई आपकी बातों को समझता ही नहीं। यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति न होती, सब लोग लूंज पूंज, लूंज पूंज माने समझ रहे हो? लूंज पूंज का मतलब हो गया जैसे आपको पैरालिसिस मार दिया तो कैसे शरीर ऐसे हिलने लगता है, ताकत नहीं रहता है, नहीं, तो लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए जाते, कोना में बैठा दिए जाते, मतलब समझ गए, कोने में बैठा दिए होते, मतलब किसी भी कोना में आपको रख दिया जाता और फिर उठा के कोई अलग रख देता, फिर उठा के कहीं और रख देता, ऐसे ना होता। मान लीजिए जिसको पैरालिसिस मार दिया है, लकवा मार दिया है, उस आदमी के हालात देखे कैसा होता है। कोई आता है उठा के उन्हें कोना में रख दिया, कोई उठा के उन्हें कारी खेत में रखाया, कोई उठा के तनका पानी पिला दिया, यही सब ना करता है। तो लूंज पुंज, अगर आपके पास भी वाक शक्ति न होती तो सब लोग लूंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। कहां बैठा दिए गए होते? कोने में। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। क्या हम अपनी बातों को क्या दूसरे के सामने कह सकते, क्या सुन सकते? तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अगर आप में, हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो आप जवाब दीजिएगा कि सब लोग लूंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। क्या हम कह सुन सकते? तो जवाब दे दीजिएगा। अच्छा बताइए, इस वाक शक्ति या जो आपके बोलने की शक्ति या जो आपके किसकी शक्ति है, आपके भाषण देने की शक्ति है, उसके तो अनेक फायदा है। अनेक फायदों में से स्पीच को ही कहा जाता है वक्तृता। स्पीच को ही, भाषण को ही क्या कहा जाता है? वक्तृता और बातचीत, दो चीजें, एक स्पीच और एक बातचीत। स्पीच और बातचीत, स्पीच को वक्तृता कहा गया है, तो स्पीच और बातचीत दोनों है। अच्छा, वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति में के तो अनेक फायदा है, लेकिन इसमें दो फायदा क्या है? एक है स्पीच वक्तृता और दूसरा है बातचीत। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में से दो फायदों के लिखे, तो आप लिख दीजिएगा स्पीच वक्तृता और बातचीत, यही ना है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए, स्पीच और आपका जो क्या चीज है बातचीत है, उसमें क्या अंतर है? सुनिए, कहता है कि वाक शक्ति माने बोलने की शक्ति में के अनेक फायदा में दो फायदा है, स्पीच वक्तृता और बातचीत। लेकिन स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। जो हम स्पीच देते हैं, हम जो भाषण देते हैं, उसका बात ही निराला है। क्या निराला है जानते हो? बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब समझे, जब हम आपसे बातें कर रहे हैं घर में बैठकर, तो क्या उसमें नाज नखरा का कोई जगह होगा? और वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। पुलपिट समझते हो? पुलपिट का मतलब पायदान, पायदान मतलब सीढ़ी। पायदान माने क्या होता है?
CD, तो यहाँ पे लिखा है बड़ा अच्छा लाइन, स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलकित पर खड़ा हो, मतलब अपनी बातों को बड़ा सोच समझ कर बोलता है। और पुण्याह वाचन, अब पुण्याह वाचन क्या समझिएगा, धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। आप जब धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, या आप शादी विवाह में अवसर पर जो मांगलिक कर्मकांड करवाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, श्लोक का जो उच्चारण से शुरुआत करते हैं वही कहलाता है पुण्याह वाचन। या नांदी पाठ, नांदी पाठ क्या, इसके बारे में जानिएगा, नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। जब भी किसी नाटक का प्रारंभ होता है और उस समय जो मंगल पाठ होता है, या तो भगवान का गीत बजा देते हैं, कुछ लाइनें बोलते हैं, वही कहलाता है नांदी पाठ। तो धर्म कांड याद रखिएगा, धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना कहलाता है पुण्याह वाचन, और नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। लिखा है पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक शाहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत से स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। वक्तृता, स्पीच जब देते हो आप लोग भी बोलते हैं ना, कैसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो। जब शुरुआत करना होता है आपको स्पीच का, 15 अगस्त पर जैसे भाषण देना, तो कैसे देते हैं, मेरे प्यारे शिक्षकों, नहीं, एवं यहाँ उपस्थित माताओं एवं पिताओं या उपस्थित सज्जनों, नहीं, बोलते हैं कि यहाँ उपस्थित सज्जनों, बड़े सौभाग्य की, और मेरे प्यारे मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ बोलने का अवसर मिला है। आज मेरा दिल गदगद हो गया है। आप ऐसे ना शुरुआत करते हैं, और तब शुरुआत कहते हैं कि बड़े खुशी की बात है कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो सोचिए, जब स्पीच देते हैं, जब आप भाषण देते हैं, तो क्या होता है, उसमें आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मजलिस या चेयरमैन या लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत से स्तुति करे करावे, और तब किसी वक्तृता का आरंभ करते हैं। जब इतना हो जाता है तब जाके आप अपने भाषण की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या कि डायरेक्ट जाते हैं, बोलते हैं 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त के दिन बहुत सारे लोग मारे गए, कैसे बोलते हैं कि पहले हम लोग बोलते हैं, नहीं। तो जहां अब यहां समझिएगा, तो अंतर समझा रहे हैं किस चीज के बीच में, बातचीत और वक्तृता के बीच में। बातचीत होती है जिसमें हमें हर बात सोच समझ कर निकाली जाती है, नहीं, जहां पे हर बात क्या की जाती है, सोच समझकर निकाली जाती है। और कहते हैं कि जो स्पीच होता है उसमें हमें स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति हमें उसकी शुरुआत की जाती है, वही ना होती है हो। अब सुनिए, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। कहा कि जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात, चुटीली समझते हो, जब जैसे बात निकला, जैसे हम आपके सामने को बात निकाल के देखते हैं, आपको हंसी आती है कि नहीं आती। जैसे हम आपको कहे एक कि जानते हैं जब हम रास्ते से जा रहे थे तो घोड़ा दौड़े जा रहा था और हम भी दौड़े जा रहे थे, घोड़वा पीछे मुड़ा, हम भी पीछे मुड़े, फिर आगे मुड़ा, हम भी आगे मुड़े, और अचानक क्या हो गया, उस घोड़े की मुलाकात जो है हो गई किससे, अब किससे हो गई भाई, तो उस घोड़े की जो मुलाकात हो गई हमसे ही हो गई, और हमारे देह पर छड़पने का कोशिश किया, उससे पहले हम ही छड़प गए उसके देह पर। तो इस तरीके का हम लोग हंसी लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ मर्म छेड़ते हैं, और जैसी भाषण में सब चीज निकला कि लोगों के मुख से क्या होती है, हंसी की फुहारे या ताली ध्वनि से कमरे क्या होता है, गूंज उठता है। लेकिन क्या आप बातचीत मम्मी से करिएगा तो मम्मी को ऐसे कहेगा, मम्मी जानते हैं हम गए ना बोतलवा के हिलाने पीने के लिए, तो अपन पेटे के पहले हिला लिया तब पी लिए, क्या ऐसा मारेगा था एक के तबरा, नहीं कि हमरे बचवा हमरे आला सिखावे ना। तो ये, लेकिन क्या बातचीत में नहीं, लेकिन स्पीच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो तो हंसाने का बहाना चाहिए।
तो बातचीत में हर चीज सोच के बोली जाती है स्थिति के अनुसार, लेकिन जो स्पीच होता है उसमें हमेशा कोशिश की जाती है कि सामने वाले को तालियों की गूंज हमेशा होती रहे। तो इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तव्य में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बातों में, भाषण में कुछ ऐसी बातों को रखना पड़ता है जिससे हमेशा क्या हो, करतल ध्वनि हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, सुनिएगा बच्चे लोग, कहता है कि वही हमारी साधारण बातचीत माने दो के बीच बातचीत, ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की बात ही रहती। क्या जब हम दो आदमी या तीन आदमी या चार आदमी बातचीत करते हैं तो क्या उसमें कह कह के उड़ाते हैं? क्या उसमें हंसी हंसी चलती है? क्या उसमें ये होता है हाँ बेटा बुम बुम बुम, ऐसे होता है क्या? ताली मारते हैं? नहीं। जैसे मम्मी कहे कि जानते हो बेटा तुम्हारे लिए मैंने आज खाना आपके लिए स्पेशल बनाया, तो क्या बेटा खूब ताली मारने लगता है? हाँ हाँ, नहीं होती है। लेकिन स्पीच में तालियों की गूंज सुनाई देती है। अब सुनो, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, संलाप माने बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई हंस पड़े, लेकिन हंस पड़े मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। जब दो आदमी बातचीत करते हो और जब कोई बातें आपको अच्छा लगने लगता है तो क्या जोर से हंसना शुरू करते हो? थोड़ा सा क्या होती है, होठ फरक जाता है और आपके अंदर से हंस मुस्कुराहट आ जाती है ना, होती है दो के बीच की बातचीत। लेकिन क्या जब कोई भाषण दे रहा है और हंसने वाली बात आती है तो क्या केवल होठ ही मुस्कुराते कि जोर से हा 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 हो लगे ना, ऐसी आवाज आती है। तो स्पीच का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पीच, और बच्चे लोग आपका ध्यान हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए कि समय बहुत कीमती है और मैं समय के महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन चल रहा है कि स्पीच और आपके बातचीत में क्या अंतर है, तो क्या लिख दीजिएगा, स्पीच क्या है और बातचीत क्या है। स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, आप स्पीच या भाषण का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि सामने वाले के मन में क्या हो जाए, जोश या उत्साह पैदा हो जाए और वह उस काम को करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। घरेलू बातचीत, अब देखो घर में जो बातचीत करते हैं मन रमाने का ढंग है, मन रमाना माने दिल को लगाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर वह धक्के खाती फिरती है। क्या स्पीच की भांति क्या हंसी के फुहारे छूटते हैं? क्या करतल ध्वनि वहां पे छूटती है? ये सब नहीं होती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या मनुष्य केवल अपने जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना तो करता ही, लेकिन बातचीत को मजेदार बनाने के लिए क्या करता है आदि? देखो, मजेदार जिंदगी को बनाने के लिए न केवल खाना पीना चलना फिरना जरूरत है, बल्कि बातचीत करना भी क्या है, बहुत ही जरूरत है। आज हमारे समाज में लोगों के घरों से बातचीत का जो ढंग था वह निकलते जा रहा है। अपना देखते होगे कि मम्मी उधर मोबाइल लेके व्यस्त है, बेटा इधर व्यस्त है, बेटी उधर व्यस्त है, पति उधर व्यस्त है, एक ही रूम में चार लोग चार दुनिया में बसते हैं। कोई यूट्यूब खोले हुए है, कोई फेसबुक खोले हुए है, कोई ट्विटर खोले हुए है, कोई कुछ खोले हुए है, कुछ खोले हुए है। पते नहीं चलता है कि हे भगवान क्या हो रहा है। एक साथ रहते हुए भी हम आज एक साथ नहीं है। नहीं, हम लोग घर में एक ही बेड पर होते हुए भी पत्नी उधर उलट के मोबाइल चला रही है, पति अन्य उलट के मोबाइल चला रहा है। जैसे लग रहा है कि दोनों बहुत ही ज्यादा दूरी हो गई है। तो हमें इस दूरी को मिटाना है। घर में मोबाइल का प्रयोग कम करें, तभी करें जब आपका जरूरत काम लगे। इन न कि जीवन नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। शाम को जब आप खाना खाते हैं पूरा परिवार एक साथ बैठकर एक बार खाना परोसिए, पूरा आपके पास जो भी है खाना पीना बीच में रखिए और खाइए, हंसी मजाक करिए, बुढ़बों से बुढ़िया बात करे ना, बेटो बेटी से बात करे, सब से बात करे। आपके अंदर किसी भी प्रकार की अगर शिकायत है तो उसमें रखे, ये ना कि छिपे बिगना शुरू कर दीजिए, थालिये पटकना शुरू कर दीजिए, ये वाला बात ना। ये ना कि तनका गर्म हुए कि सब थालिये पलट दिया, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे होता क्या है कि आपस की जो बैर है वो कम होती है। नहीं, लेकिन आज ये खत्म हो रहा। हाँ चलो बच्चे लोग,
तो जहां आदमी को अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वही बातचीत को भी अत्यंत आवश्यकता है कि नहीं है? केवल खाने पीने से जीवन चल जाएगा क्या मजेदार? उसके लिए बातचीत करना भी जरूरत है। जो कुछ मवाद, देखो जो कुछ मवाद, मवाद माने आपके अंदर जो मवाद है, धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल। आपके अंदर जो गंदगी, आपके अंदर जो धुआं है, आपके अंदर जो मवाद है, जो आपके अंदर शिकायत है, जो शिकवा गिला है, वह सब बातचीत अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और रिश्ता क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। नहीं, अच्छा आपसे पूछेगा कि बातचीत के माध्यम से हमारे शरीर की क्या चीजें बाहर हो जाती है, तो बोलिएगा जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए क्या बनकर बाहर निकल जाता है? भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। और चित्त कैसा हो जाता है? चित्त यानी मन हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। परम आनंद समझते हो? अंतिम एकदम खुशी का अंत। जैसे भांगड़ा बजाते हैं हम लोग तो कैसे नाचते हैं, याद है? एकदम लगता है दुनिया खत्म हो गया, हम लोग भांगड़ा में इस तरीके से नाचते हैं कि लगता है कि आहा यही दुनिया है। तो अभी भांगड़ा नहीं बजाएंगे, आप लोग मत आशा करिए, अभी भांगड़ा वाला वीडियो डालेंगे। चलिए भांगड़ा डांस देख लीजिएगा। तो और हमारे यहाँ तो नागिन डांस चलता है बाबू। उसमें जब खुशी नहीं मिलती है तो नागिन में नागिन बनता है और नाग बनता है, नगिनिया डसती है, नगिनिया डांसती है ना, नगिनिया ना डांसती है, नगवा सब सपेरा सब अपना बजाता है। तो ये भी दिखाएंगे, चिंता मत करिए, सब मिलेगा यहाँ पे। तो बातचीत, अब सुनो, तो बातचीत का एक खास मजा होता है। बातचीत करने से हमारा क्या होता है? चित्त हल्का स्वच्छ और परम आनंद में खो जाता है। नहीं, यानी बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है ना, वो इसके पीछे खाना पीना भी क्या करते हैं? छोड़। पूछेगा कि व्यक्ति कब खाना पीना छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति खाना पीना तभी छोड़ देते हैं जब क्या हो जाता है? तो खाना पीना उसी समय छोड़ते हैं जब लोगों को बातचीत का क्या हो जाता है? बातचीत की लत लग जाती है। अरे कभी कभी तो देखिएगा कि एकदम सुबह में जो बैठा था गप मारने के लिए चौक पर, उसकी पत्नी खोजले चलती है, अब जाके गलियाना शुरू करते, झाड़ू दिखा के रगदल्ले चलती है और बातचीत करते रहता है। नहीं तो ऐसनो हालात हो जाता है, बड़ा बेकार का है। कभी कभी लत अगर पड़ गया और चौकबाजी का लत हो गया ना अगर बातचीत करने का, तब तो बाबू एगो लच्छा हटा नहीं तालुक एगो लच्छा तैयार है। और वहां पे तो 7 खानदान की कहानी चलती है। बोल हम आपके, तू हमारा भीड़ में आया चिकना ने तो हम 7 खानदान उलट देंगे। नहीं, ऐसे उलटते उलटते तो उलट जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो बातचीत का, जिसको भी बातचीत का लत लग जाता है वो खाना पीना भी क्या कर देता है? छोड़ बैठते हैं। और एक और बात समझो बच्चे लोग, कहता है कि जिसको बातचीत का लत पड़ जाता है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। बड़ा हर्ज समझते हो? बड़ा हर्ज माने उसके सामने बहुत बड़ा काम था जिसके कारण उसकी जिंदगी में भी क्या हो सकती थी? बर्बादी आ सकती थी। और लेकिन क्या होता है? लोग बातचीत के क्रम में वह भी छोड़ देता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें, गप ज्यादा नहीं करिएगा क्योंकि एक बार पढ़ाई अगर निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो सुनिएगा, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। अब सुनिए, एक बड़ा अच्छा कहावत है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा। आप रॉबिन्सन क्रूसो का नाम तो सुना होगा, बहुतों लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े ना तो गूगल पे जाके लिख दीजिएगा क्या, स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, आपको पूरा स्टोरी मिल जाएगा, अब मजा आ जाएगा। ऐसे हम आपको पढ़ा देंगे, एक बार बताएंगे, अलग अगला वीडियो में आपको बताएंगे। तो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। जानते हो बच्चे लोग, जानते हो रॉबिन्सन क्रूसो जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। पता है? 16 साल तक मनुष्य का मुख, वह कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। कोई फ्राइडे बोल रहा था तो उसकी आवाज उसके कानों में आई थी, यद्यपि उसने अपने जंगली बोली में कहा था। किस बोली में कहा था? पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। देखो,
चूंकि वह 16 सालों तक तो कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा था। आदमी का तो मुख देखने को मिला था कब? 16 साल की उम्र में। और 16 साल की उम्र में मिला तो उसको अगर बोलने की शक्ति भगवान नहीं होता, वाक शक्ति, तो क्या वह सामने वाले की आवाज को पहचान पाता? वैसे तो फ्राइडे ने जंगली बोली में बोला था, लेकिन जब उस बोली को सुना तो रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया था। यानी वह कुत्ता बिल्ली की तरह ही पहले खाता था, उसी की तरह बोलता था, उसी की तरह दोनों हाथ और पैर से चलता था। उसे पता ही नहीं था कि वह मनुष्य भी है, लेकिन जब फ्राइडे के मुख से आवाज सुना तो उसे लगा कि मनुष्य जाति का मुझे आनंद प्राप्त हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति कहां तक लुभा लेने की ताकत है। यानी मनुष्य के वाक शक्ति में यहां तक ताकत है कि अगर मनुष्य 20 साल 50 साल तक भी मनुष्य का दर्शन नहीं किया है, लेकिन अगर पहली बार मनुष्य की बातों को सुनता है तो उसे एहसास हो जाता है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी तो फोन का जमाना है, पहले पत्र का, जिससे कभी देखे नहीं सुने नहीं, लेकिन केवल पत्र के व्यवहार से कभी कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं, मुलाकात भी नहीं हुआ, और उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। वह कभी कभी मार देते हैं मिस कॉल, उठा लेती है उधर से लड़की फोन, और जब उठा लेती है तो आप तंग करने लगते हैं, वो भी धीरे धीरे आपसे बात करने लगती है। क्या कभी आपने उसका चेहरा देखा? कभी आप उसको पहचानते थे, लेकिन बात तो इतनी बढ़ जाती है बढ़ते बढ़ते कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो सोचिए क्या है मनुष्य के, किसकी शक्ति है? वाक शक्ति की। ये अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। क्या? गौर कीजिएगा, अपना आपके अंदर का जो भाव है दूसरे पर प्रकट करते कि नहीं करते हम लोग, और उसका आशय आप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है मैं अब बता देता हूं आपको, और आपके अंदर क्या आप हमें बोलकर बताते। किसके माध्यम से बताते हैं? वाक शक्ति के माध्यम से। सच है, यह बात सही है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, देखो ये व्याख्या करने के लाइन पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। जब सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कहेगा कि इसका व्याख्या कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? आप देखिए ऐसे कीजिएगा, लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध से लिया गया है। नहीं, और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य की पहचान, मनुष्य का गुण दोष तभी प्रकट होता है जब वह बोलता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक हम उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाते हैं। केवल सुंदरता से ही उसके पता नहीं चलता है। जब बोलता है तब हमें पता चलता है कि वो कहना क्या चाहता है, वह किस प्रकार का आदमी है। नहीं तो क्या इसका व्याख्या कर लीजिएगा ना? बेन जॉनसन, बहुत अच्छा वाक्य है, सुन लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है। बेन जॉनसन का क्या विचार है? तो लिखेगा कि बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। पूछेगा कि बेन जॉनसन के बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार क्या है, तो क्या लिखेगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार माने दर्शन होता है और बहुत ही उचित जान पड़ता है। अच्छा, बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। जमात मीटिंग समझ रहे हो ना? हम लोग बातचीत जो करते हैं 2 आदमी से शुरू करके और ना जाने कितने लोगों के बीच कर सकते हैं। तो बातचीत की सीमा कहां से कहां तक होती है? 2 व्यक्ति से लेकर जहां तक उसकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। अब पूछेगा कि बातचीत के संबंध में एडिसन के विचार क्या है, तो लिखिएगा एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तो दोनों का मत लिख दीजिएगा, एडिसन का और किसका? एक है आपका बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जबकि एडिसन का मत है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना, यानी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली गई। कोसों समझ रहे हो?
जब 2 से 3 हो गए तो 3 व्यक्ति उसको कहेगा, उसको कहेगा, उसको कहेगा, पूरा कोसों फैल जाएगा। और कहा भी गया है कि 6 कानों में परिबात खुल जाती है। पूछेगा कितने कानों में परिबात खुल जाती है? 6 कानों में। असल बातचीत कितने के बीच होती है? 2 के बीच। बातचीत की सीमा कहां से कहां तक होती है? 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। और जब बातचीत 3 के बीच होती है तब वह 2 की बात कोसों दूर चली जाती है। अब समझिएगा कि दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख ज्ञानी अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। 2 बातचीत कर रहा था, जब तीसरा आदमी आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी भाषा को, टॉपिक को चेंज कर देते हैं और हम लोग इधर उधर की बातों बनाकर और उसको नासमझ बना देते हैं, बेवकूफ बनाने लगते हैं, मूर्ख बनाने लगते हैं ना। हाँ, जैसे कैसन वाला सुनिएगा, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है। नहीं, आप गर्म दूध और ठंडा दूध को एक साथ रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा वाला दूध गर्म दूध के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या हो जाएगा? मान लीजिए एगो दूध है, एगो पानी है ना, और गर्म दूध है, अब ठंडा पानी है, तो दूध ठंडा जाएगा, अब पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे के देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जैसे हम 2 आदमी कभी देखे नहीं, आपस में बैठे हुए हैं, तब दोनों अपने क्या करने लगता है? ऐसा प्रतीत होने लगता है ना कि एक दूसरे के शरीर में विद्युत प्रवेश करने लगता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत का कितना अधिक असर होता होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता, जब 3 आदमी हो तो कैसा बन जाता है? त्रिकोण। त्रिकोण समझते हैं? त्रिभुजाकार बन जाता है। जब 3 व्यक्ति होते तो आकृति कैसी बन जाती है? त्रिकोण सी बन जाती है, त्रिकोण सी बन जाती है। और क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा गौर से। तीनों चित्त मानो 3 कोण और तीनों की मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो त्रिकोण की 3 रेखाएं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। वाह क्या बात है। मतलब जैसा अंगूठी में नग माने ऊपर से जो चमकीली लगल रहता है, चमकने वाला नहीं, वो पत्थर या जो चीज भी आप लगवाते हैं नग, वैसे ही जब 3 आदमी होते तब देखो ना बातचीत का निराला बात है ना। तीनों अपना अपना हकले है, पूरा नग लग जाती है। और जब 4 आदमी हुए तो बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी में लक्ष्य में सनी हुई होगी ना। और 4 के बातचीत कैसे होगा? जब 4 आदमी हो गए एकदम सान के गुथ के एकदम चढ़ले है, बेकार के बात, उसमें कभी भी अच्छी बातें नहीं, हमेशा बेतकल्लुफी बातें होती है। मतलब जिसका कोई एकदम हकले है सब। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। और जब 4 से अधिक आदमी हुए एकदम हंसी मजाक राम रमौवल, मन लगले है पूरा, काम के कुछ बात एकदम हकले है, इन्ने के बात उन्ने के ले पूरा खानदान नहीं। अगर मान लो कोई लड़का है तब तो हकले है। जानते हैं आज हम रोड पर जा रहे थे ना, हम ऐसा चीज देखे कि हम कथी तोरा सुनाए रे भाई, अरे भाई सुना ना कथी होलो, अब लगल रमैले है पूरा ना। अब इसी तरीके से अब मान लो कि कोई मछली मारने आरसी उर्सी लगे तो वो क्या बताएगा। जानते हैं आज जब हम गए ना चोर में, हम तो भोरे उठ के चल गए, आज को तो नहीं किए, गए भोरे। जब हम गए तो मेरा आरसी तो इतने गो था, बाप रे मछली तो इतना गो कि हमरा फाड़ले था। वो तो हम संजोग से गए भोरवा में, और न तो फाड़ के भाग जाता। अब पकड़े, हमको लगा सांप उप है बचल, लेकिन देखे तो बाप रे बड़का है लो ना। आ जब कोई मान लो कोचिंग वाला लड़का लड़की तब तो और अजूबा आई गए
जानते हो हम बैठल थे, हमरा पर ऐसे बोला, हमू नहीं छोड़े, दिए दमसा के। हम कहे कि अपन पहले देखो ना तब कहना ना। तो ऐसन वाला बात हो गया, ये राम रमौल। अब सुने, उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं, इस बातचीत के अनेक भेद है। अब शुरू करते हैं, अब देखो कैसे कैसे वाला बातचीत होता है। जब दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है ना, वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा ना। प्रायः अंग्रेजी राज, प्रदेश और पुराने समय के रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उसकी बातचीत का मुख्य प्रेरण होगा ना। मतलब समझे, जब दूगो बुढ़ा बैठ गया तब आदम जुग वाला बात ना रहेंगे। जानते हैं हम जब जाते थे ना पहलवानी करते, एक बार में 4 गो को फेंक देते थे ऐसे। बोल अब की नौजवान एकदम बिग रोड पर गिर कर टूट टाट जाता है। हमरा सके था, और जब हम जाते थे भैंसी चराने तो ऐसी नहीं, एकदम जाते थे भैंसवा को नहीं रख देते, अब भैंसीवा पर चढ़ के खूब ओकरा चरवाते थे। वो नहीं, जब शाम होने लगता था, भूख हो लगता था, भैंसी के दूधवा निकाल लेते थे, पी लेते थे पूरा ऐसी ही एकदम, तब पहलवानी में जाके 4 गो के उलट ले रहते थे। ये बड़ाई आजकल के छोकरवा से है, मोबाइल ले लिया, अब भर दिन फुसुर फुसुर कथी करते रहता है पता नहीं। इस शिकायत, बाप रे, हमारे जमाने में तो लोग पैदल 30-30 किलोमीटर जाते थे, ना साइकिल होता था ना गाड़ी होता था। आई कल के देखो ना, गाड़ियों दे देबू तो कबहू जाए तो न जाता ना। बोल एकदम चरचकवा नहीं, बोलो बाप रे कैसन हो गया है। अभी के एक झापट मार दीजिएगा ना ठीक से तो उलटिए जाएगा। हमारे जमाने में कितना लाठी पड़ जाता था, देह पर कुछ नहीं होता था। ई बड़ाई और बड़ाई करेगा अंग्रेज वाला कहेगा, जब अंग्रेज अफसर आता था, हम देख ले हैं आंख से बोलो, अब अंग्रेज अफसर आता था तो हम लोग दुबक जाते थे, भाग जाते थे, बड़ा ना अताई था, बोल हम लोग को बड़ा तंग करता था, मारने लगता था, न तो कर मांगता, हम सब भाग जाते थे। लेकिन हम सब कम नहीं थे, बाद में हम सब एक हुए, एक अंग्रेजवा के तो खदेड़ दिए। ई वाला बात बड़ाई ना। तो बुढ़ों की बातचीत होगा आदम जुग वाला, खूब बड़ाई मन भर। बोल हम लोग तो ऐसी ही क्या कहते जो कुछ खा लेते थे। अभी देखो ना अनकट्ठल करता, बोल हम खाए समोसा, तो हम खाए मैगी, कथी बल निकल गया ना। तो आजकल के माने युवाओं को वह क्या करता है, शिकायत करेंगे, अपन खूब बड़ाई ना। बोलो हमारे जमाने में कहता अच्छा धोती कुर्ता चला, ये सब पे जीन्स लगा ले तो देखा टाइट फटिए जाए, एगो फटल पहन लेता, बोलो डिजाइन है, डिजाइन माने अकरहरों के एगो सीमा होता है। तो बूढ़े की बातचीत क्या होती है, आदम जमाने पर अपना खूब बड़ाई बोलेगा, क्या गो जो बातें बोलेगा वो में 4 सच तो 10 झूठे रहेगा ना, खूब हाँक देगा। लेकिन अब सुनिए, ये तो हो गए बुढ़ों की बात। अब है पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। और जब कोई तनका पढ़ल लिखल है तो अब देखो ना कहेगा शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर माने दुनिया के सबसे नामी सब है लेखक नाटककार, वो जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। अब सुनो इसके बारे में समझिएगा, ये क्या होता है कि आप सुनेंगे लियाकत का मतलब योग्यता, और हम चुनी दिगरे नेस्त का मतलब होता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं। यानी एकोहम द्वितीयो नास्ति। क्या कहा सुनो बाबू, अपनी लियाकत के नशे में चूर माने अपनी योग्यता, बोलो हम इतना पढ़ल है, हम इतना समझदार है, लियाकत योग्यता के नशे में चूर हम चूनी दिगरे दोस्त, मतलब केवल अपने ही बारे में क्या करेंगे वो, हम सब कुछ है दूसरा कुछ भी नहीं है, मतलब लगता है कि हम ही सब कुछ है दूसरा कुछ नहीं है। कौन, जब कुछ पढ़े लिखे लोग हुए तो। अब चलिए, अब दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही नहीं डाला। जब दो लड़कियां दोस्त है तब उसकी बातचीत का मत देखिए कैसन वाला बात। रस का समुद्र मानो उमरा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे ही रस सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ाओ।
और दो लड़की अगर युवा है और तब उस दोस्त है और तब उसका बातचीत सुनेगा तो फैसने के बात में चुर रहेगा। जानते हैं हम जब दुकान में जाते हैं तो लिपस्टिक का काजल और वो पाउडर वो लाते हैं, बाप रे हिमालय का लाते हैं, ये अज्जू खैर नहीं। फेस वॉश और वो जब नहीं, अब मेहंदी से जब बाल रंगते तो चमक चम उड़ता है। अब क्या तोरे लेखा हम बोलो शैम्पू लगाते हैं, हम रीठा लगाते हैं नहीं, एकदम बड़ाई पर चूर। अब बोलो देखिए हम देखे में पहले थे एकदम काला, अब एकदम उज्जर हो गए हैं। आज शाइनिंग देखते हैं कितना चमचम कर रहा है एकदम। खाली यही बात नहीं, बोले यूट्यूब पे हम देखे कि कैसे आदमी एकदम चमकता तो हम वैसे करने लगे, आज चमका दिए। इस सहेली के बातचीत जो होगा, दो सहेलियों की बातचीत अक्सर कैसा होगा, केवल सौंदर्य पर आधारित होगा, कैसे अपने आप को सुंदर दिखाया, और ड्रेस पर आधारित। चलिए ये तो बात हो गया। अब चले, अब अब बूढ़े भी हो गए, पढ़े लिखे भी लोग आ गए, दो सहेलियां भी हो गई। अब दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण तो बहू बेटी वाली हुई। जब दो बुढ़िया है, जब उसको बहू बेटी है, मतलब बेटवा शादी कर ले, तो अब ना देखिए अपने बहू या बेटों का गिला शिकवा होगा। बोल मेरा बेटा पहले ठीक था, जहिया से ये आ गई है ये कौन जादूगरनी, ये चुड़ैल, तो यह से तो हमारा बेटवो के पता नहीं कौन नून खिया के पिया दिल के। वो तो मानवे नहीं करता है, हमरा बात के तबल वैल्यूए न करता है। माने 4 दिन के छोकरा हमरे चरल्ले है ना। और बेटे का गिला शिकवा होगा, बहू और बेटे का, माने भर दिन बहू के शिकायत और बेटवे के शिकायत में उसका दिन तब होने से बार बुढ़िया हो कहेगी, हाँ आज कल के होबे करता, फैशनदार आती है, पढ़ लिख 2 अक्षर न पढ़ लिया कि लगता है कि हम दुनिया के काबिल हो गए हैं। बोलो हमरा लेखा शौक जाएगा। हम एक बार 2 गोगरी लेके चलते थे माथों पर, एगो लेके, अब बोझा 4-4 गो ना, आखिरी बार लाद देंगे ना तो सब पढ़ाई निकल जाएगा, चिंवे हो जाएगा। तो ये शिकायत, अब हमरे से पड़तर करने आते सकेगा, अखनो बुढ़ारियों में सकता अभी न सक ना। ये बोलो हम ठीक करते हैं, हम कोठिए में तला मार देते हैं। अब ले बड़ा ऐठत रहे, एक दिन छोड़ दिए, वो तो 2 किलो पका दी चावल, हमारे बर्बाद, 1-1 किलो खाया, सब बर्बाद हो गया। देखो तो माने दिन भर हम जले कटे आई आयलन है घर में फैशन, बोल हमारा घर में न चलते, ई से न हो देवे। हम कह दिले बाप भाई के कि अपन बेटी के ठीक से समझा लो। तो ये बूढ़ियों की बातचीत ऐसा होगा, या वे बिराद राने का कोई ऐसा रसरा छिड़ बैठे कि बात करते करते अंत में खोडे दांत निकाल पढ़ने लगेगी, लड़ने लगेगी। अब सुनो, अब लड़कों की बातचीत पर चलो। अब तो सुन लिए बुढ़ा के बातचीत, पढ़े लिखे की बातचीत, लड़कियों की बातचीत, बूढ़ियों की बातचीत। अब सुनो लड़कों की बातचीत। अब एक सुनो, खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर खिलाड़ी हुए तो कहेगा, जानते हैं सामने वाला हमारा पहला बॉल पर मार दिया छक्का, हम टिका के मारे योर करना, विकेट तो उड़ गया, उतना दूर चल गया। नहीं एगो आया और खिलाड़ी बड़ा ऐठोत आया, लग रहा था कि बाप रे बड़ा थी है, ओकरा गया पहले बॉल में बोल्डे मार दिए ना। पूरा टीम के माने हमरा बदौलत, हम अगर न रहते तो मैच में हार लेते, हमरा बदौलत वो टीम में गए 20 ओवर के मैच था, 60 रन पे तो बुके कर दी। जानते हैं हम गए पहले बैटिंग करने, ओपनिंग गए, अब मारे पहले बॉल पर छक्का, घिस दिए 3 गो छक्का। वो तो संजोग के कि चौथा बॉल ना लग गया आरी में, हड़बड़ा गए, न तो ओहो अब तो मारे आरी में लगा तो बाउंड्री पर कैच किया, ना तो आई तो धोले हमारा ना। 3 ओवर में जीतने का प्लाने बने ले थे, लेकिन गड़बड़ा दिया, मैंने ऐसा वाला बड़ाई। अब सुनो, स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत और तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन पर होता। देखिए स्कूल के अगर लड़का हुआ तो उस्ताद की शिकायत, जो वहां का हेड होता है शिकायत, बोल उसको लूर है, बोल हम आए बैठल थे, कहता रे खड़ा हो, हम खड़े नहीं हुए, कल्ला हम बैठल थे ठीक से चुपचाप, हमारा कहता है हल्ला करता है, हाँ मुंह दिए तरका के,
हम कहले कि हेड हैं, हेड लेखा रहिए, हम यहाँ वैसन वैसन वाला लड़का नहीं है। और उसके बाद या तो कोई टीचर खूब का देता है, माने अच्छा से बात किया तो खूब बड़ाई कर ले, बाप रे वो मारसा तो हमरे कब्जा में, हम उनका एक दिन कहले कि सर जी तनी पार्टी दियो तो बम बका देलथिन धक, बाप रे बाप। और सहपाठियों में किसी के गुण आ कोई दोस्त अच्छा है तो खूब बड़ाई, आ तनका दोस्त खराब है तो खूब अवगुण। आ पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ गिनेगा ही नहीं। आ जब पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ क्लास में तो अपना सामने कोई लगाए नहीं, उसको वो किसी को नहीं लगाता, लगता है कि हम ही सब कुछ है ना। जब सुस्त और बोदा हुआ तो देखिएगा, कोई जो लड़का है सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। कोई बच्चा सुस्त है, बोदा है, माने बुर्बक है, उसको नहीं समझ में आता है तो डुबकल रहेगा, चुपकल रहेगा, कहूँ जाके बिल्ली लेखा कोना में ऐसे सुटकल है ऐसे कह के ना। और वह क्या करता है, आप पूरा स्कूले भर के गुरु मानेगा, रे भाई तनी हमरा बता दिए ना, तनी हमको समझा देना, माने सबके गुरुए मान ले चलेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से है, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। हमारे देश में दो व्यक्ति जब अशिक्षित है तो अब बात काम वाला नहीं होगा, बतकही ना, बोल झूरी यहाँ गारबो तो गारबो चाहे जो हो जाए, चाहे लाश भी गिराना पड़े तो गिराएंगे, एकदम ले लेगा दो बम्मल ऐसी बोलेगा नहीं। बोलो अखनी हम बेटा को फोन करता है, अब बेटवा आएगा मार देगा, ये बतकही खाली करेगा, खाली बतकही, और इसी घिसते 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 सोटा उटा निकलल है ना। एक गो बात के एकदम बरजोरी कैले रहेगा ना। आप समझो, आप सुनो आगे बात क्या। और उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ। अब सुनो, अब यहां तक हो गया, अशिक्षित लोग तो बतकही करते हैं, लड़की और लड़के वालों की ओर से। अब सुनो, हमारे देश में बतकही हो गए, लड़की और लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर, बिचवाई समझते हैं, मध्यस्थता, अगुआ जिसको तुम कहते हो, दोनों में विवाह संबंध के कुछ बातचीत करते हैं, माने लड़की या लड़का वाला के बीच में कोई मध्यस्थ रहेगा ना, अगुआ, और दोनों के बीच में जाकर जब बातचीत करते विवाह संबंध में, तो उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है ना। जब लड़की लड़के वाले की बातचीत चलती है तो बिरादरी माने जाके सबको खबर की जाती है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है ना। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने में आते हैं अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अफीम जो खाता है गांजा सिगरेट, तो अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान को चंडू खाने कहा जाता है। जहां पे अफीम खाया जाता है, बैठकर नशाखोरी की जाती है 10 को बैठ के, उसको चंडू खाने कहा जाता है। और उसकी बातचीत तो और निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है नहीं, वो तो बतियाएगा कैसे, देखिएगा जब अफीम खाने वाला रहेगा ऐसे, अपने तो अपना पत्नी के या बच्चा के ठोकले है, और दोसर पत्नी दोसर के समझाता है, काहे मारल रे, तनका तो पी ही ले ली, तनका बर्दाश्त न तो, अच्छा रुक हम अब अले, हम बातचीत करे, बोल हम समझा के एकरा भेजले कि जई है खा ले पी ले सूत रही है, आई देखा तो जाके पत्नी के ठोकले है, हम मार लिया, एहो खाए पिए वाला, एहो खैले है, एहो पत्नी के मारे है, आई कहे कि रुक अभी तनका देर छोड़ दो, हम एकरा भोरे आते हैं, हम इसको समझाते हैं ना। लेकिन यूरोप के लोगों में बात का हुनर बाबू, लेकिन जो यूरोप के लोग हैं उसमें बातों का हुनर है, गुण है, क्या है जानते हो, उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। उसको बोलने की एक कला है, अपने बातों में इस प्रकार से रस भर भर के बोलते हैं कि सामने वाला न चाहते हुए भी उसकी बातों में आ जाते हैं। और क्या करते हैं, और चापलूसी भरी उनकी बातें जो होती है, यूरोप के लोगों के चापलूसी भरी बातें होते हैं। चापलूसी भरी बात समझते हो बच्चा, अच्छा से देखो स्क्रीन पर, गप करोगे क्लास डिस्टर्ब होगा तो ये ऑनलाइन क्लास हम बंद कर देंगे, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा से पढ़ो, माँ बाप आशा रखता है इसलिए आप लोग पढ़ो नहीं।
बुरा नहीं मानिएगा, बंद नहीं होगा, वैसे तनका मजाक कर लिए। हाँ, तो यूरोप के लोगों का बात का हुनर क्या समझेगा। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक निराला ढंग होता है। कैसा ढंग होता है पता है? वो बातचीत इस प्रकार से करते कि सामने वाले को अच्छा लगे। जब उसको उससे काम लेना होता तो ऐसी ऐसी बातें और दास्तान छेड़ेंगे कि सामने वाला इसको भगवान ही समझ लेते हैं। और जैसे ही काम निकला आपको एकदम से गिरा देगा, पूछे सामने से गुजर जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखिए, आप पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, तो आप लिखेगा यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक कला है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यहां तक बढ़ा है, स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं, माने कोई भी बात को इस चतुराई से छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी किसका नाम है? पूछेगा सुहृद गोष्ठी से आप क्या समझते हो, तो बोलिएगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और वे किसी काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में अगर है तो ऐसी चतुराई से प्रसंग को छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को क्या मिलता है? अत्यंत सुख मिलता है, और इसी को सुहृद गोष्ठी नाम दिया गया है। अब सुनो, सुहृद गोष्ठी की बातचीत की एक तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत माने योग्यता अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। अब सुनिएगा, एक वर्ड आ गया है इसमें, बरकते ना, तो गौर कीजिएगा। बरकते का मतलब होता है बरतते हुए, बरतते। अब सुनिएगा एक और चीज, वे लोग जो बातचीत करते हैं ना, कितना भी विद्वान रहेगा, कितना भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बातों से घमंड नहीं झलकता है कि हम इतना पढ़े, हम इतना चतुराई से बात को रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। नजर स्क्रीन पर रखो, सभी लोग आपस में बातचीत बंद करके और नजर स्क्रीन पर रखो। लेकिन तुम लोग जो हो सुधरने वाले, कितना भी हम समझा ले, लेकिन तुम लोग वही करोगे जो तुम्हारे मन में आएगा। तो अब हम नहीं समझाएंगे, आपकी जिंदगी है, ध्यान दो। अब सोच रहे सर हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर देख के, आप हमको काहे बोले जा रहे हैं, यही ना सोच रहे हैं। अरे मजाक कर लेते, बीच में मजाक नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं ना पढ़िएगा। चलिए, तो वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित बातचीत में, देखो जब दो पंडित होता है, जब दो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो शास्त्रार्थ जब करते हैं, जब एक क्वेश्चन पूछता है दूसरा जवाब देता है, तो कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष और रसाभाव की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्ती के बातचीत से शुरू किए गए, उसके उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उसकी जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। शुरुआत कैसे होती है किसी कंपनी की? 2 की बातचीत से, 2 से 3, 3 से 4, 4 से बढ़ते चले जाते हैं और इस तरीके से कंपनी खुल जाती है और कंपनी इतना बढ़ जाता है कि आप लोग लाखों में आमदनी करने लगते हैं। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सार ग्रभित होती होगी। सार ग्रभित का मतलब होता है जिसमें कुछ सार या तत्व हो। सार या तत्व का मतलब क्या है? जिसमें कुछ न कुछ काम की चीजें हो। अब समझिएगा,
आगे मुड़ के रहो और अच्छा से रहो। 25 वर्ष से ऊपर की जो बातचीत होती है वह कैसी बातचीत होती है? तो देखिएगा, 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य कुछ ना कुछ सार गर्भित होती होगी। सार गर्भित का मतलब समझिएगा, जिसमें कुछ सार या तत्व, सार या तत्व का मतलब है कुछ ना कुछ उसका महत्व होगा, कहने का कोई अर्थ होगा, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। 25 साल के नीचे का जो बच्चा होगा, क्या उसको अनुभव उतना रहेगा? क्या दूरदर्शिता, आज से 10 साल बाद क्या होगा उसको समझ अभी होगा क्या? नहीं, यह सब नहीं पाया जाता है। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहां तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक को होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहां कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे का कृतार्थ करें। देखो, दो के बीच जो बातचीत होती है, हमेशा इस दुनिया में कम से कम दो व्यक्तियों का एक दूसरे में शरीक होना जरूरी है, शामिल होना जरूरी है ना। कहता है कि बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो हम किसी का कृपा कर दे या दूसरा हमारे पर कृतार्थ कर दे, या तो हम किसी की मदद कर दे या मेरी आकर कोई मदद कर दे। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती है। रसाभास होते देर नहीं लगती है, क्योंकि जो महाशय अपने यहां पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती, दिलजोई नहीं हो सकती। दिलजोई समझते हो ना? दिलजोई का मतलब होता है मन बहलाव। दिलजोई का मतलब क्या होता है? तो यहां पे लिखा है कि पर यह सब तो दुनियादारी है, इसमें कभी कभी रसाभाव होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहां पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर आपके यहां कोई आया और मन बहलाव पूरा उनके मन के लायक काम न किया जाए, उनके अनुसार उनको खान पान अच्छा न दिया जाए, तो शिष्टाचार में क्या झलकने लगता है? कमी झलकने लगता है। अगर हम ही उनके यहां गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बिना बुलाए किसी के यहां नहीं जाना चाहिए, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो गया ना। आप उसके यहां गए हैं और उसके मन के लायक बातें नहीं करते, तो एक और लड़ाई झगड़ा का घर। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते, पूछेगा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया जाए। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? कि हम अपने आप से ही बात कर लिया जाए, यानी अपने अंदर की कमी, अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं, वह सब अपने ही अंदर हम लोग क्या कर ले? बातचीत कर ले। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है, भीतरी माने हमारी जो आंतरिक जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति माने मन की इच्छाएं नहीं, प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। प्रपंचात्मक का मतलब होता है उलझा हुआ या पहेली नुमा। वह प्रपंचात्मक पहेली नुमा संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, और ऐसे चमनिस्तान की शेर में क्या कम दिल बहलाव है। कहा कि आप जैसा पता है कि उलझा हुआ है, हम लोग तो पहले से ही जिंदगी में क्या हुए हैं? उलझा है, और ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, हरे भरे बागों के इलाका को हम लोग चमनिस्तान कहते हैं। तो कहा कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है प्रति क्षण नए रंग दिखाया करते हैं। आपके अंदर की जो मन है, मनोवृत्ति है, क्या एक रंग का रहता है? हमेशा नया नया रंग सोचते रहता है, और वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी है। प्रपंचात्मक माने समझते हो? यह पहेली नुमा जो संसार है उसका भारी आईना है। कौन? हमारी मनोवृत्ति। हम उसी से न देखते हैं, मन के आईनों से न देखते हैं, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना।
तुम जिस तरीके से सामने वालों के बारे में सोचते हो देखते हो वैसा ही ना दिखेगा। वो सोचते हो कि अच्छा है तो अच्छा दिखेगा, बुरा है तो बुरा। कुछ दुर्घट बात नहीं, दुर्घट माने ऐसा कुछ जिसे घटित होने की आशा न हो। और जो एक ऐसा चमनी स्थान है, एक ऐसा हरे भरे बागों का इलाका है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए, और ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। क्या हरे भरे बागों का इलाका है, पहेली नुमा है, तो क्या इसमें मन बहलाव के लिए क्या कम है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर आबाक हो, माने चुपचाप हो, और अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग, तो मान लो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमारी जो जीभ है वह कैंची की भांति हमेशा स्वतंत्र होकर चला करता, माने कुछ बकर 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 कुछ बोलते रहता नहीं। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास के जीत अपने बस में कर डाला। अगर तुमने जीभ के कैंची जैसा जो बोली है, टेढ़ बोली, अगर हमने मन पर कंट्रोल कर लिया जीभ पर, तो हम बड़े बड़े शत्रुओं पर जीत हासिल, जब ये जीभ चलाओ मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो फिर आपको बड़े बड़े रावण का जब घमंड बोली के कारण जब नाश देखना पड़े, तो हम लोग तो एक छोटे से जीव है। इसलिए हम लोग को जिह्वा को क्या रखना चाहिए, कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद। इसलिए अबाक रह अपने बातचीत करने का साधन, यावत साधनों का मूल्य शक्ति परम पूज मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। सोपान माने सीढ़ी। इसलिए अबाक रह यानी ज्यादा कोशिश करो कि चुप रहे, ज्यादा बोलने का प्रयास न करे। इसलिए अबाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन, यावत साधनों का मूल है शक्ति परम पूज मंदिर है। यानी चुप रहना ही क्या है, एक शक्ति परम पूज मंदिर के समान होता है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। परम जोर अर्थ परमार्थ ना, जो दूसरे के बारे में भला कर सकता है, जो इस दुनिया की सुखी को महसूस कर सकता है, एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ी है। तो आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा है, और उतना वीडियो का क्वालिटी बढ़ाऊंगा, आपके लिए एक से बढ़कर एक लाऊंगा। आप घर बैठे पढ़ सकेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो आपके बुक में बिहार एसएससी का बीएसएससी हम बोल सकते हैं कि जो आपके बिहार शिक्षा जो विद्यालय है उसका जो बुक है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया है, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, नहीं, जो कि राज्य सरकार द्वारा पब्लिश होती है, उन्होंने जो 12वीं कक्षा का किताब निकाला है, किताबा दिख रहा है आप लोगों को ना, ये जो किताब है इसी का हम पाठ में जो क्वेश्चन दिया उसको आप समझाते हैं, और आप लोग क्वेश्चन आंसर क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नहीं, हम आपको क्वेश्चन भी दिखाने का प्रयास करते हैं, और आप इस क्वेश्चन को घर पे जाके क्या कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने अब कुछ ही पल में आ गया ना, कि अभ्यास लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 तक है ना, ये 6 तक क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। और जब हो जाएगा तब देखिए ये कुछ है और है जो ऊपर देख रहे थे पाठ के आसपास, उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए वह भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए देखिए आ रहा है सामने, आपके आना गया, स्पष्ट दिख रहा है ना। तो ये है आपका, और नीचे देखिए अर्थ भी दिया गया है, हिंदी में जो है क्या दिया गया है, अर्थ दिया गया है। और नहीं तो एक किताब आप लोग क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। थोड़ा सा अंधकार आ रहा है, उसको मैं उजाला दे देता हूँ आपको, और देख लीजिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कशन करके देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपके बुक का कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमारे अंदर बोलने या भाषण देने की शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमारे पास वाक शक्ति न होता तो सब लोग मानो लूंज पुंज से हो किसी कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी ज्ञानियों के द्वारा करते, अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते, यानी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का और एडिसन के क्या विचार है, तो आपने अभी पढ़ा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और बातचीत के संबंध में एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में जिसका तात्पर्य हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अनोखा या निराला तरीका होता है जो कि चापलूसी से भरा होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि यह हो सकता है कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बातचीत कर लिया करे। इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, एक है ये। और उसके बाद व्याख्या हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा हिस्सा भारी आना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ख नंबर है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। और छठा इस निबंध की क्या विशेषताएं है, तो क्वेश्चन आंसर का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही। आज मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त किया, बातचीत पाठ, और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप इस बुक के माध्यम से जाकर और पूरा आप लोग पढ़ लेंगे और किताब भी खरीद लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो और कुछ आपके दिल में कोई है चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 महामारी से बच के रहिए। सुरक्षा ही जीवन है, जान है तो जहान है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। हाँ, और एक और बात आज आपको नया बता दूं कि आप जो जानते होंगे एक होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ है, हल्दी का पेड़ है, नहीं, उसके बाद आपके सामने जो होता है आदि होता है। इन सब चीज़ों का आप क्या कीजिए, बर्तन में डालिए और क्या कीजिए, पूरा उसको एकदम उबाल दीजिए और उसके पानी को क्या कीजिए, पीजिए। आपको कोरोना डर से उधरे भागल रहेगा, आपके भीड़ में नहीं आएगा। और एक गिलोई का भी पेड़ आता है जो तार ऊपर देखिएगा रहता है, लत्ती लेखा, नहीं गिलोई, वो लत्ती लेखा रहता है, हरा टाइप के, पान के पत्ता लेखा रहता है, नहीं, वही गिलोई का। जाइए पेड़ को हल्का से ऊपर से काटिए और उसका पत्ता नोचिए, ऊपर वाला जो होता है डंठल के ऊपर खोइया हटाइए, छोटा छोटा काट लीजिए, पानी में डालिए। मान लीजिए 1 गिलास बनाना तो 2 गिलास पानी डालिए, आधा पानी उड़ा दीजिए, उसी में उसको डाल दीजिए, ऊपर वाला छील के लेकिन डालिएगा, और उसके बाद पीजिए ना, कोरोना तक हो जाएगा मोरोना, भागेगा कि भाग रे भाग, ये सब समझदार हो गए नहीं। और तुलसी का पत्ता एक ही मुट्ठी चढ़िए ना एकदम सुबह में या शाम में, आपको सब बीमारी भाग जाएगा, नहीं। तो आप इन सुरक्षा को अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, वंदे